बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़ कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती और काफी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, बाजी, आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ करते करते मैं थक गई हूं। मैं शौहर से शिकायत करती तो वो कहते कि ऐसी गलती हरगिज नहीं करना, इतने कम पैसों में कोई काम करने वाली नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन कामवाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उस जैसी चादर ओढ़कर कमरे में सफाई करने गई तो कुछ ही लम्हों बाद मेरी रूह लरस गई। जब मुझे अपनी काम वाली कुछ मशकूक लगती है, मेरा तो दिल करता है उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने शौहर के साथ बैठी चाय पी रही थी जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के मुतालिक बताया था। वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों? बैठे बिठाए तुम्हें उस गरीब औरत के साथ क्या मसला हो गया है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूं। तुम हर वक्त किसी न किसी की टो में लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर सैफ उठे और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए थे। जब मैं कुर्सी पर हक्का बक्का ही बैठी रह गई थी। सैफ ने कभी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो नर्म मिजाज इंसान थे। मेरे हर मसले को वो चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की तवक्को हरगिज नहीं थी। मेरा दिल तो किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी जुलैखा को फोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर सैफ का सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को तर्क कर दिया था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज ही ना हो जाएं। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो सैफ को बुलाने चली गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि अब वो अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो हनूज बरहम था। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर वापस कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेट कर वापस गई तो सैफ सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस जरा सी बात पर इस कदर बरहमी का इजहार क्यों किया था। अगले रोज जुलैखा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी कुर्ती रह गई थी। जुलैखा ने 20 दिन कबल ही मेरे घर में मुलाजमत शुरू की थी। वो बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझे ये कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, बाजी, मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके आई तो बड़ी थकी सी लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, बाजी, हर रोज पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूं तो थक जाती हूं। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर जुलैखा की हरकतों का जायजा लेने लगी थी। उसने वहीं पर चंद मिनट आराम किया और उसके बाद उठ गई। उसने लाउंज की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी ही देर में सैफ भी आ गए थे। सैफ के आते ही जुलैखा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। सैफ ने एक नजर ही उस पर डाली थी, फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। अब जुलैखा जले पैर की बिल्ली की तरह लाउंज के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जब मैं नजर ना आई तो वो कमरे की तरफ चल दी थी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लाउंज की सफाई करके मुझे खुदा हाफिज कहकर घर से बाहर निकल गई थी। जुलैखा के जाते ही सैफ बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर गजरे पहना दिए थे। उनका मूड भी बहुत अच्छा था। फिर बोले, बेगम, जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया था। मैं सैफ की जानिब से तो पुरसुकून हो गई थी, मगर जुलैखा की तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। न जाने वो किस इरादे से मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जुलैखा के मुतालिक कोई भी बात अब सैफ से नहीं करूंगी। पहले उसकी नीयत जान लूं, फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन जुलैखा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बगौर जायजा लिया था। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर छुपी हुई थी। मैंने कहा, जुलैखा, इतनी तो गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से लबरेज हो गई थी। वो बोली, बाजी, ये चादर बड़ी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरे बख्त आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए
उसके हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था ये तो मैं देख ना पाई थी, मगर मुझे शक में जरूर डाल गई थी। जुलेखा मेरे कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी और मैं परेशानी के आलम में यहीं घूम रही थी। सैफ काम से लौट आए थे और मुझे यूं परेशान देखकर बोले, क्या हुआ नौरीन? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में जुलेखा कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई थी। फिर जल्दी से लाउंज की सफाई करने लगी थी। सैफ कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ी देखती ही रह गई थी। जुलेखा ने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया और सैफ के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे जहन में एकदम झमाका हुआ था कि जब भी जुलेखा कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में झांकती भी नहीं थी, और फिर सैफ घर आते ही कमरे में चले जाते और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर दी थी। सैफ बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरा दिल आंधी और तूफान की जद में था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो सैफ हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे थे। मेरा दिल तो किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मसले को तो हल कर कर ही रहूंगी। अब अगली शाम जब जुलेखा काम पर आई तो मैंने कहा, तुम मेरे घर की सफाई का वक्त तब्दील कर लो। तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर काम करके जाया करो। जुलेखा मुस्कुरा कर बोली, बाजी ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं मेजर असगर के घर काम करती हूं। मैंने उसे कहा कि तुम वक्त तब्दील कर लो, मेजर के घर का काम शाम के वक्त कर लिया करना। वो नफी में सर हिलाकर बोली, बाजी अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। अगर आप मेरी जगह किसी और मुलाजमा को रखना चाहती हैं तो आप देख लें, आपको जैसे मुनासिब लगे। मैं चुप कर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि जुलेखा जैसी काम वाली को महज गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह तहकीक तो कर लूं। जुलेखा एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी लाउंज में बैठी उसी के निकलने का इंतजार करती रही थी। इतनी देर में सैफ भी घर पर वापस आ चुके थे। आज सैफ जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। पूरा कमरा सबूनी हलवे की महक से मुअत्तर हो चुका था। मैंने आंखों में हैरत भरकर सैफ की तरफ देखा तो वो बोले, ऑफिस में एक कुलीग मेरे लिए घर से हलवा बनाकर लाया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और खुद किचन में चली गई। मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गई थी और मेरी आंखों से आंसू बूंदों की मानिंद टपकने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि यह हलवा सैफ के लिए जुलेखा ही लाई थी। क्योंकि सैफ के हाथ तो खाली थे। सैफ ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ 100 झूठों की राह खोल देता है। फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। सैफ को सबूनी हलवा बहुत पसंद था। इसके मुतालिक सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी, या फिर मेरे ससुराली जानते थे। फिर एक काम वाली को मेरे शौहर की पसंद नापसंद का इल्म कैसे हो सकता था? मैंने देखा कि सैफ मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजा ली थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इस किस्म के हालात में कैसे रिएक्ट किया जाता है। इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। सैफ किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज तुम बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सर में दर्द है। मगर मैं जानती थी इस जवाब से सैफ भी मुतमईन नहीं हुए थे। हम दोनों ने खाना खाया तो वो वापस कमरे में चले गए, जबकि मैं ताज़ा हवा खाने लॉन में आ गई थी। आज दिल बड़ा घबरा रहा था। आंसू खुद ब खुद गिरते चले जा रहे थे। फिर मैंने नींद की गोली खा ली और जल्द ही सो गई थी। सुबह सैफ मुझसे पूछ कर गए थे कि अगर तबीयत बेहतर नहीं हुई तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि अब मैं बेहतर हूं। वो ऑफिस चले गए तो मैंने मेजर असगर के घर की राह ली थी। मेजर साहब का घर हमारे मोहल्ले में ही था। अभी जुलेखा उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसीलिए मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मिसेस असगर ने मेरी खूब आवभगत की थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मिसेस असगर से कहा कि मुझे जुलेखा पर बहुत तरस आता है। वो इतनी गर्मी में गर्म शाल ओढ़ कर आती है, क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतजाम कर दें। मिसेस असगर मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, जुलेखा तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, वो तो सर्दियों में भी गर्म शाल नहीं ओढ़ती। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं उनसे क्या बात करूं। मैंने फिर भी कहा, जुलेखा को न जाने क्या फोबिया है,
वो बेडरूम की सफाई करते हुए न जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है। मिसेस असगर शशदर रह गई थी। फिर बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें मुलाजमीन के साथ नरमी बरतनी चाहिए, मगर हर चीज का एक उसूल होता है और एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को यह इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं तो ऐसी मुलाजमा को काम से ही निकाल दूंगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो जुलेखा ने यही बताया था कि वो सब घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। मिसेस असगर का तमस्खुराना कहका फिजा में गूंजा था। वो बोली, आप बहुत मासूम हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ की जगह मासूम का लफ्ज मुरव्वतन इस्तेमाल किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मिसेस असगर की बातें मेरे कानों में गूंजती रही थीं। शाम हुई तो जुलेखा खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर आ पहुंची थी। वो कमरे में चली गई थी। अभी वो कमरे से बाहर ही आई थी कि सैफ भी ऑफिस से आ गए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब सैफ गुस्से से गुर्रा कर बोले, जुलेखा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। जुलेखा रोने लगी थी। वो बोली, इस भरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं। मुझे अपने नाम की शनाख्त दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी बीवी के सामने ले आऊंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर जुलेखा लाउंज की सफाई किए बिना ही मेरे घर से चली गई थी। मैं तो जुलेखा के अल्फाज पर ही हैरान रह गई थी। उसके पास सैफ का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो उनको डरा धमका रही थी? फिर वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की शनाख्त दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थीं। मैंने सैफ को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया था। वो बोल रहे थे, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती। घर में हम दो ही तो अफराद हैं, मगर तुम तो दो लोगों का काम करने में भी नाकाम रही हो और भांत भांत की नौकरानियों को घर में बुला लेती हो। वो इतना कहकर लॉन में चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। आज शायद सैफ हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने इस चीज का तरद्दुद ही ना किया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो सैफ बड़ी परेशानी की हालत में यहां वहां फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान सी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर जुलेखा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस कदर हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसीलिए मैंने सैफ की वालिदा से मदद लेने की ठानी थी। वो दूर दराज गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों मियां बीवी सैफ की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा लें। मेरी सास बड़ी भली मानस खातून थी। वो अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ हमारे घर आ गई थी। सैफ अपनी वालिदा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो बोले, अम्मी, शहर में रिहाइश बहुत महंगी है, आप क्यों आ गई हैं यहां? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं, अब दो लोगों का इजाफी खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे बजट पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सैफ को खामोश रहने का इशारा किया तो वो बोले, तुम हम दोनों मां बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप कर गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, अम्मी आ जाएं, हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर रुकने की इल्तिजा की थी, जबकि मेरा देवर इस कदर खफा हो चुका था कि वो मेरे 1000 बार कहने पर भी ना रुका था। उल्टा सैफ मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम इसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था। सास परेशान थी। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि उनका सबसे चहीता बेटा उनके साथ ऐसा सुलूक करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी थी। मैं उनसे बोली कि सैफ कुछ बदल से गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बड़ा मानकर बुलाया ताकि आप हम दोनों के दरमियान सारी रंजिशें खत्म कर दें। शाम हुई तो मैं जुलेखा का इंतजार करने लगी थी। मैंने अपनी सास को जुलेखा के मुतालिक पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजर रहा था, अगर जुलेखा घर ना आई थी। मैंने सैफ से बात की कि अब मेहमान के आ जाने से घर का काम बढ़ गया है, मगर जुलेखा आज आई ही नहीं। सैफ करख्त लहजे में बोले, मैं उसे काम से निकाल चुका हूं, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी।
तुम जो मुफ्तखोरों को घर में दावत देकर बैठी हो, तो फिर ये तो होना ही है ना। मैं सैफ के जवाब पर तंग सी रह गई थी। वो कभी भी ऐसे नहीं थे। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वो क्यों ऐसे हो गए हैं? मेरी सास जुलेखा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो जहन में आया मैंने वही कर दिया था। अगले दिन मैं मिसेज असगर के घर जाकर बैठ गई थी। मुकर्ररा वक्त पर जब जुलेखा वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, जुलेखा, शुक्र है आज तुमने गर्म शाल नहीं ली हुई। देखो तो सूरज आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे माजरत की कि सैफ ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें काम वाली की जरूरत नहीं रही। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम हमारे घर काम करने जरूर आना। सैफ भी अपने अल्फाज पर माजरत कर रहे थे। मैंने नोटिस किया कि एकदम से जुलेखा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो जुलेखा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच आई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज उसने निकाब कर रखा था। मुझे जुलेखा के चौंचले देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मिसेज असगर के यहां तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब निकाब भी करने लगी हो। वो खिसियानी हंसी हंसकर बोली, बाजी, आप ही ने तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए पर्दा किया हुआ है। मैंने कहा, नहीं, इस पर्दे की जरूरत नहीं है। मेहमान सिर्फ एक ही है और वो भी मेरी सास है। जुलेखा सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने मामूल से ज्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को बाहर लॉन में बैठने का कहा था। मैंने कहा, अगर सैफ आ गए तो आप उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा। उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर न उठा रखी थी। मैंने जल्दी से सैफ का 3 पीस सूट पहन लिया था। वो सूट मैंने जुलेखा के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं वो सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था, इसलिए जुलेखा मुझे पहचान न पाई थी। वो बोली तो उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया था। उसने कहा, सैफ, आपकी अम्मी आ गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिल लूं। इतनी देर में सैफ भी लाउंज में दाखिल हो गया था। उसके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास सैफ को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नजर जुलेखा पर पड़ी, वो सख्ते में आ गई थी। मेरी सास ने गुस्से से रुख फेर लिया था। मैंने कहा, जुलेखा, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। जुलेखा ज़ारो कतार रोने लगी थी और फिर वो बोली, बाजी, मैं एक बहुत ही मोहतरम घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद के नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की पगड़ी संभाल ना पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में किसी दूसरे बाप ने कभी नहीं किया था। मेरे वालिद मुझे शहर कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए भेजते थे और मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारी बराबरी का। इसलिए मैं जानती थी कि ये शादी नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर रहने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उस मर्द से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझसे भी छिन गए थे। मेरा शौहर एक नंबर का निकम्मा निकला था, कोई काम करता ही न था। वो 2-3 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता। पहले पहल तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब औलाद हो गई तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मुलाजमत करनी पड़ी थी। फिर यूं जब मैं आपके घर आई तो सैफ को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि सैफ तो मेरा ही हकीकी भाई निकला था। सैफ ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से निकल जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि मैं सैफ की सगी बहन हूं, लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना सगा देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते सायादार शजर की मानिंद होते हैं। मैंने सैफ को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज गर्म शाल इसलिए पहनकर आती थी क्योंकि वो मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई सैफ ने तोहफे में दी थी। मैं एक खास तर्ज का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि सैफ मेरे हाथ से बना हलवा बड़े शौक से खाते थे। और मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करती थी क्योंकि मैं वो हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी। और हर रोज आपके कमरे में ही माफीनामा लिखती थी, मगर सैफ मुझे माफ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहते थे। इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी
कि अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं बाजी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूं। वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले और आप भाई को छोड़कर चली जाएं। इसीलिए ये सब मशकूक हरकतें मुझसे सरजद होती रही थी। सुलेखा अपनी सारी दास्तान सुनाकर रोने लगी थी। वो कहती जा रही थी कि अब्बू को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई ना। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरे खूनी रिश्ते जुदा हो गए। शौहर ने भी आंखें बदल ली थी और वो लड़की जिसके आगे पीछे मुलाजमाएं फिरती थी, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए मुलाजमा बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वो फौरन जुलेखा के गले लग चुकी थी। सैफ बोले, अम्मी, मैं जानता था आप अपनी बेटी से खफा नहीं रह पाएंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और जुलेखा को ना देख लें। मैं आगे बढ़कर बोली, सैफ, मां का दिल कभी गलत फैसले नहीं करता। सुलेखा अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है, अब आप भी इसके सर पर हाथ रखकर इसे माफ कर दें। सैफ की भी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने भी जुलेखा को माफ कर दिया था, जबकि मैं ये सोचकर रह गई थी कि हमारे माशरे की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाई जाती हैं। कभी कोठों पर लाकर फरोख्त कर दी जाती हैं, तो कभी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर जीती रहती हैं, अपने रिश्तों को याद करके आहें भरती रहती हैं। काश लड़कियां अब ही संभल जाएं कि जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।